मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, फिर से एक बार मैं कुलदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके, मेरे और सभी के प्यारे टीचिंग परीक्षा में। तो सभी लोग जुड़ गए हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी लोग बहुत बढ़िया जुड़ गए हैं और आप सभी का धन्यवाद जो क्लास शुरू होने के पहले ही आप लोगों ने लगभग 90 लाइक्स कर दिए थे। ठीक है, ये आप ही का प्यार है जो हमें बार बार मेहनत करने को मजबूर कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे, है ना? जी बिल्कुल, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा अंतिम प्रहार, जहां पे हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ फिर से एक बार आप सभी को एक बात और बतानी है कि सीटेट वालों के लिए जो जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाले उन सभी के लिए एक महा मैराथन का अरेंजमेंट किया है हमारे टीचिंग परीक्षा में। ठीक 8 बजे हर रोज ये मैराथन की क्लास होती है। तो सभी को क्लियर हो गया, सभी ने देख भी लिया होगा। अगर कोई दोस्त है आपका, कोई रिश्तेदार है तो उनको जरूर बोलिएगा। और जी नहीं, डीके सिंह जी में रे नहीं बोलूंगा। अच्छा, एक टारगेट रखते हैं ना, आज अगर 2000 बच्चे अगर हो जाते हैं तो पक्का आज मैं रे बोलकर आप सभी को खुश कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे और आंसर भी देंगे। जी बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करेंगे और आंसर भी दे देंगे फटाफट एकदम फास्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इस्थियोफिस, है ना? ये क्या है? इसे अंधा केचुआ भी बोला जाता है। ये अंधा केचुआ है। ये अंधे केचुओं का ये कौन है? जी बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दे दिया है और दे भी रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि ये लिम्बलेस एम्फीबियन है। ये क्या है जी? एक अंगहीन उभयचर है। आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये एक उभयचर है। ये क्या है? एक उभयचर है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, सभी लोग मुझे बताएंगे टॉर्टोइज माने कि जिसे हम कछुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कछुआ बोलते हैं। वो कछुआ जो है ये एम्फीबियन है कि नहीं है? ये उभयचर है या नहीं? ये सभी लोग मुझे बताएंगे जल्दी से। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कछुआ जो होता है जिसे हम टॉर्टोइज बोलते हैं वो उभयचर है या नहीं है। देखते हैं किन किन लोगों को पता है। जी बिल्कुल, यस 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 यस। कोई बोल रहा है नहीं नहीं नहीं। देखिए सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि कछुआ उभयचर नहीं है। इट इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन नहीं है वो। ये कौन है? ये आपका रेप्टाइल है। ये आपका रेप्टाइल है। अगर उभयचर की बात आती है तो आपको ये सोचना है कि क्या वो आपकी त्वचा से सांस लेता है। उभयचर की ये एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। वो अपने त्वचा से भी सांस ले सकते हैं और अपने फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। बराबर है? 500 के ऊपर बच्चे लाइव हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, सभी लोग जुड़ गए हैं जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। जी बिल्कुल, हाँ मेंढक जो है मोहनलाल जी, बहुत बढ़िया फिगर भेजी आपने। मेंढक जो है उभयचर है ना? एडिपोस टिश्यू की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें कौन सी कोशिकाएं होती है ये पूछा गया है। कौन सी कोशिकाएं होती है ये पूछा गया है। जी बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करेंगे। ओके, ए बोल रहे हैं सभी लोग। ठीक है, तो एकदम करेक्ट है। उसमें होते हैं एडिपोसाइट्स। क्या होते हैं जी? एडिपोसाइट्स। ये न्यूरॉन्स कहां पे होते हैं? ये होते हैं हमारे ब्रेन में। कहां पे होते हैं? ब्रेन में, माने कि दिमाग में होते हैं। और इन न्यूरॉन्स को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसके? वो हमारे दिमाग के। उसी तरह से एपिथेलियल सेल माने कि जिसे हम उपकला कोशिकाएं बोलते हैं, वो कहां पे दिखाई देती है? वो दिखाई देती है आपकी त्वचा में। जो आपकी पूरी की पूरी स्किन ऊपर की बनी है वो किससे बनी है जी? वो बनी है आपकी एपिथेलियल सेल माने कि उपकला कोशिकाओं से। क्लियर है? उसके बाद ये
एडिपोस टिश्यू जो होती है ना, जिनमें फैट कलेक्शन का काम होता है, ठीक है, फैट कलेक्शन का काम होता है, जो अतिरिक्त खाना है वो एडिपोस टिश्यू में स्टोर किया जाता है फैट के फॉर्म में। एडिपोस टिश्यू एक और काम करती है, पता है, हमें भूख नहीं लगती, हमें भूख नहीं लगती, इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसे रिलीज करने का काम भी ये एडिपोसाइट्स करते हैं। तो कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? जी सभी को पता है, मुझे पता है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि एडिपोसाइट्स में कौन सा ऐसा हार्मोन्स निकलता है जिसके वजह से हमें भूख नहीं लगती। जी बहुत बढ़िया, लेप्टिन। कौन सा हार्मोन है जी? लेप्टिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी से इसका आंसर भी कर देंगे। विच सब्सटेंस डज द लीवर प्रोड्यूस दैट इज इसेंशियल फॉर द डाइजेशन? माने कि यकृत में ऐसा कौन सा पदार्थ बनता है जो डाइजेशन के लिए मदद करता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। यहां पे आपको ध्यान में रखना है, उसने पूछा है यकृत में, माने कि लीवर के बारे में पूछा है ना, तो मुझे पता था, मैंने इसलिए बोला कि लीवर के बारे में पूछा गया है। अब बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी, उनका सभी का मोए मोए हो गया है। वो बोल रहे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में बनता है। कहां पे बनता है? आपके पेट में बनता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसका पीएच भी आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे, 1.5 to 3.5 पीएच होता है इसका, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद लीवर में डाइजेशन के लिए जो बनता है वो है आपका बाइल जूस। क्या बनता है? पित्त रस बनता है। अब यहां पे ध्यान रखने की बात क्या है, ये देखिए, यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि बाइल जूस माने कि जो पित्त होता है, जो पित्त होता है वो बनता है किसमें? लीवर में। किसमें बनता है? लीवर में। बाद में लीवर से वो ट्रांसफर किया जाता है, जो थैली होती है पित्ताशय जिसे बोलते हैं, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, उस पित्ताशय में ये बाइल जूस कलेक्ट किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पित्त यानी कि बाइल कहां पे बनता है, तो आंसर रहेगा आपका लीवर। और कहां पे जमा किया जाता है, कहां पे कलेक्शन किया जाता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका पित्ताशय। ये सभी को क्लियर हो गया है जी? बहुत बढ़िया। और ये बाइल जूस जो है, ये बाइल जो है, ये फैट के डाइजेशन के लिए काम आता है, फैट के डाइजेशन के लिए काम आता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है जी? और इंसुलिन के बारे में तो आपको याद ही हो गया होगा, है ना। इंसुलिन कौन रिलीज करता है? बीटा सेल्स। बीटा सेल्स कहां पे होती है? पैंक्रियाज में। और पैंक्रियाज रिलीज करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ये शुगर लेवल को कम करता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, ठीक है। सेशन अगर पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहा है, तो जल्दी से लाइक और शेयर भी कर देंगे, है ना। मैं हर बार बोलता हूं, आप लाइक और शेयर नहीं करते, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है जी। बिल्कुल ठीक है जी, सभी को याद ही हो गया होगा, है ना जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सभी लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट? आज के जमाने में भाई नेचुरली पका हुआ फ्रूट मिलता ही नहीं है। जो भी फ्रूट या खा रहे हो, फल खा रहे हो, वो सभी के सभी कैसे रहेंगे? आर्टिफिशियली पकाए हुए रहेंगे। उनके ऊपर एक पाउडर डाला जाता है ना जी। प्रणाम सबिता जी। इथिलीन बोल रहे हैं सभी लोग। जी हाँ, बिल्कुल बराबर है आप सभी लोगों का। इथिलीन क्या है? इथिलीन यूज किया जाता है। कार्बाइड पाउडर होता है, उसे छिड़का जाता है फलों के ऊपर, है ना। फिर उसमें से जो गैस निकलती है इथिलीन, इसके वजह से हीट डेवलप होती है। क्या होती है? हीट डेवलप होती है। और जो उन फलों में जो कैरोटीनोइड्स होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका कलर चेंज होता है। किनके वजह से? कैरोटीनोइड्स के वजह से। कैरोटीनोइड्स मतलब क्या होते हैं? जो कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, टमाटर लाल दिखेगा, मैंगो पीला दिखेगा, ऑरेंज की तरह दिखेगा। ये विभिन्न कलर जो है वो इनके वजह से होते फलों में। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका आंसर जल्दी से करेंगे। यूडोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? और आप सभी का धन्यवाद, 1000 के ऊपर बच्चे लाइव हो चुके हैं ना। जल्दी से लाइक भी कर देंगे, है ना, ताकि मैक्सिमम और बच्चे जुड़ जाए जी। बिल्कुल।
ओके, गुड आफ्टरनून म्यूजिक जी, ठीक है, म्यूजिक थेरेपी जी, नाम नहीं लिखते हो जी। सी बोल रहे सभी लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। यूडोमीटर, जिसे ही दूसरा नाम है, इसे बोला जाता है रेन गेज। क्या बोला जाता है जी? रेन गेज। ये रेन गेज जो है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है कि बारिश कितनी हो रही है, ठीक है। अभी अभी आपने देखा होगा सऊदी अरब में इतनी सारी बारिश आ गई, उस टाइम पे ये यूडोमीटर भी काम नहीं कर रहा था, बराबर है जी, बहुत बढ़िया जी, हाँ बिल्कुल। और यहां पे एक और शब्द आया, मोटर वाहनों की रफ्तार जानने के लिए। इसका पता है? कौन बता सकता है इसका? मोटर वाहनों की जो स्पीड होती है उसे गिनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है आपके गाड़ी में? बताइए जल्दी से, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? स्पीडोमीटर होता है। कौन सा होता है जी? स्पीडोमीटर होता है। ये क्लियर हो गया सभी को जी, बहुत बढ़िया। और मनुष्य में जो नाड़ी स्पंदन होती है, ठीक है, पल्स रेट जो है वो जानने के लिए होता है पल्स मीटर। क्या होता है? पल्स मीटर होता है, ठीक है, क्लियर है जी, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, राधे राधे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा, माने कि वो बात कर रहा है शुगर में, किसमें? वेजिटेरियन फूड में पाई जाती है, ऐसे बोल रहा है। इसका आंसर जल्दी से कर देंगे सभी लोग। दानिश सर की क्लास भी लगने वाली है, ठीक है, उनका भी क्लास होने वाला है अभी जी, बिल्कुल। 1100 के ऊपर बच्चे लाइव हो गए हैं, बहुत बढ़िया, लाइक कर दो भाई एक बार जी, बिल्कुल। हाँ, कल आप सभी ने मुझे बोला था कि सर हार्ट के ऊपर और आईज के ऊपर क्वेश्चन लेके आइए, है ना, मैं लेके आया हूं। जिस तरह से मैंने आपको प्रोमिस किया था, मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं, आगे देखने वाले उन क्वेश्चंस को, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग बोल रहे हैं सेलुलोज, सेलुलोज बोल रहे हैं सभी लोग, एकदम बराबर है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। आपको एक और बात बताना चाहूंगा, ये जो सेलुलोज है, ये जो शर्करा है, ठीक है, शर्करा दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली है, ठीक है। सेलुलोज एक प्रकार का क्या होता है? जी हां, बहुत बढ़िया, यहीं पे लिखा है, शुगर है एक प्रकार का, क्लियर है जी। और सेलुलोज जो है, सेलुलोज जो पादप कोशिका होती है, जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका के ऊपर जो सेल वॉल बनी होती है ना, इस तरह से, और अंदर सेल होती है, ये सेल वॉल बनी होती है आपकी सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। बाद में बात करो अमीलोज की, ठीक है, तो ये अमीलोज कहां पे सीक्रेट होता है, कोई बताए? ये होता है हमारे माउथ में। माउथ में जो सलाइवा होती है, जो सलाइवा होती है उसमें होता है एमिलेज होता है। बाद में लैक्टोज की बात करूं तो लैक्टोज कहां पे होता है? लैक्टोज कहां पे रहेगा? शुगर, ये एक प्रकार का शुगर है, ठीक है, ये एमिलेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एमिलेज की बात कर रहा हूं। फिर लैक्टोज की बात करूंगा तो ये आपको मिलेगा मिल्क में। किस में मिलेगा? मिल्क में मिलेगा। उसके बाद माल्टोज, ये भी एक प्रकार का शुगर है, ये भी एक प्रकार का शुगर है। मुझे सभी लोग बताएंगे कौन अपने घर से दूर रहता है और कौन अपने रूम पे खुद का खाना बनाता है। अगर कोई है तो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, मुझे देखना है। मुझे पता है उनको इसके बारे में पता होगा। माल्टोज किस में होता है पता है? जो आप रोटी सेकते हो ना, रोटी सेकने के बाद जो उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाती है, वो कैसे थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो जाती है ना, वो ब्राउन कलर किसके वजह से आता है? वो आता है माल्टोज के वजह से। किसके वजह से? माल्टोज के वजह से। क्लियर हो गया सभी को जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सेलुलोज जो है वेजिटेरियन फूड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सेलुलोज क्या है? एक पॉलीमर है, माने कि बहुशर्करा है। किसका? ग्लूकोज का। इसका मतलब क्या है? ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस तरह से कनेक्ट रहेंगे और चेन बनाएंगे एक दूसरे के साथ, माने इसे ही बोला जाता है पॉलीमर। क्या बोला जाता है? पॉलीमर बोला जाता है, या इसे बोलेंगे हम बहुशर्करा। क्या बोलेंगे हम जी? बहुशर्करा बोलेंगे। ये क्लियर हो गया है। इसमें याद रखने की बात यह है कि सेलुलोज ग्लूकोज से बना होता है। किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है। और ग्लूकोज जो है ये मोनोमर है, मान कि एकल शर्करा है। कैसी है? एकल शर्करा, ठीक है।
हम लोग घर से दूर नहीं रहते पर घर में ही बनाना पड़ता है। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, तो घर वालों की मदद हो जाती है ना उतनी। जी बिल्कुल। हाँ, उसके बाद एक और टॉपिक आपको बताना है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सेलुलोज किसमें पाया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये रहा आपका कपास का फूल, जिसे ये दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फूल है। अगर किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला अगर कोई फूल होगा तो वो है आपका कपास का फूल, माने कि कॉटन। ठीक है, कॉटन का जो फ्लावर होता है उसमें लगभग 90% सेलुलोज होता है। 90% सेलुलोज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कपास में दुनिया में सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है, और वो कितना होता है? लगभग 90% होता है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। इन न्यूक्लियर रिएक्टर DTO इज यूज्ड। ये DTO क्या है? इसे हेवी वाटर भी बोला जाता है, इसे हेवी वाटर भी बोला जाता है, भारी पानी। देखते हैं इसका उत्तर कौन करने वाला है। ठीक है, वो बोल रहा है कि फ्यूल करके यूज किया जाता है, वो बोल रहा है कि सोर्स ऑफ ड्यूटेरियन करके यूज किया जाता है, मॉडरेटर करके यूज किया जाता है, या मोर देन वन अप अबव। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका। सभी लोग बोल रहे हैं सी 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 सी, और आप सभी का एकदम करेक्ट है, ये मॉडरेटर करके यूज किया जाता है। तो ये मॉडरेटर करके यूज कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, ठीक है, प्लांट्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। माने कि उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि यहां पे यूरेनियम, इसे आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा यूरेनियम यूज किया जाता है? तो उसका आंसर रहेगा 235U92। ये रेडियो एक्टिव यूरेनियम है ना? रेडियो एक्टिव यूरेनियम है। जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन को गिराया जाता है तो इससे एनर्जी निकलती है, और दो पार्टिकल्स निकलते हैं जो स्टेबल होते हैं, साथ में और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं, और ये न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम को जाके टकराएगा। ये भी यूरेनियम, ये भी यूरेनियम, फिर इससे फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन बढ़ती जाती है, और उसके वजह से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है कि उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वो रूप लेता है आपके एटॉमिक बम का। ये एटॉमिक बम बन जाएगा और पूरा का पूरा पावर प्लांट उसके लोगों के साथ उड़ा देगा। ठीक है, पर आवाज नहीं आ रही है जी? आवाज आ रही है? ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद इन न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना जरूरी होता है ना। तो इन न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, ये मॉडरेटर माने कि जिसे हम हेवी वाटर बोलते हैं, D2O बोलते हैं, इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी को ये तो समझ में आ गया है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया है। उसके बाद DTO मतलब क्या होता है? उसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मतलब क्या है? आप थोड़ा समझ लेते। देखिए, सभी को ऑक्सीजन के बारे में पता है, वाटर मॉलिक्यूल के बारे में पता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? H2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं। अब यहां पे क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन तो जो है वो है, पर इस हाइड्रोजन को, ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ड्यूटेरियम में। ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम क्या है? ये आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। ड्यूटेरियम क्या है? आइसोटोप है, समस्थानिक है किसका? हाइड्रोजन का। ये सभी को पता है। माने कि सिंपल हाइड्रोजन की जगह यहां पे ड्यूटेरियम आ गया, और इस तरह के पानी को बोला जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या हेवी वाटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेवी वाटर बोला जाता है। और ये पानी की डेंसिटी जो है लगभग 18 से 20 गुना ज्यादा होती है अपने नॉर्मल पानी से, नॉर्मल वाटर से। ये क्लियर हो गया सभी को जी? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया है जी। उसके बाद जो मैंने ड्यूटेरियम बोला था, ये है आपका ड्यूटेरियम। ठीक है,
ये है आपका ड्यूटेरियम। इस ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और जनरली जो हाइड्रोजन होता है पानी के साथ, इसमें जो न्यूट्रॉन है वो नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है। अब देखिए यहां पे कार्बन के भी कुछ आइसोटोप्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने एक बार देखा था C14 नाम का, कौन से? C14 नाम का जो कार्बन का आइसोटोप है वो रहता है आपका रेडियो एक्टिव। ये कैसे रहता है? रेडियो एक्टिव रहता है। और कोई बता सकता है ये C14 हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये C14 कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, मुझे पता है, सभी को पता है, पर मुझे पता चलना चाहिए कि किन किन लोगों को पता है ना? कुछ समझ में आया? समझ में आ गया है जी। कार्बन डेटिंग बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है? कार्बन डेटिंग बोला जाता है। और ये कार्बन डेटिंग लगभग पिछली 60,000 साल पहले जो भी चीजें मरी पड़ी हुई है उनकी आयुमान गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, 60,000 साल पहले तक। ठीक है, पर उससे भी अगर पीछे जाना है तो उस टाइम पे यूरेनियम डेटिंग की जाती है। क्या की जाती है? यूरेनियम डेटिंग की जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लगभग 4.5 करोड़ साल पहले तक अगर हमें जाना है, 60,000 के पीछे, ठीक है, उस टाइम पे यूरेनियम डेटिंग की जाती है। ये क्लियर है सभी को? जी बहुत बढ़िया। हाँ, जीवाश्म जो बने हैं उनकी उम्र कितनी थी, वो कितने साल पहले अपने धरती पर अस्तित्व में थे, वो जानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए यह रहा। और कार्बन डेटिंग के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। वो बताया था आपके विलार्ड लिब्बी साहब ने। किन्होंने? विलार्ड लिब्बी साहब जी ने बताया था कार्बन डेटिंग के बारे में, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। जी बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। जल्दी से लाइक कर देंगे, है ना? 1500 के आसपास बच्चे जुड़ गए हैं, पर लाइक बहुत कम हुए। लाइक और शेयर भी कर दीजिए जल्दी से, ताकि और बच्चे जुड़े। क्लियर है? जी जी बिल्कुल, ठीक है, विलार्ड लिब्बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। देखते हैं इसका आंसर कौन करने वाला है। इसका आंसर कौन करेगा? सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट ऑफ। बेसिक सॉल्ट ऑफ किसका है? सोडियम कार्बोनेट। जल्दी से। हिमांशु जी बोल दूंगा, पर हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। जब तक मेरे टारगेट को आप अपना टारगेट नहीं समझोगे, ठीक है, तब तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर आपको फ्री में इतना कुछ नॉलेज दे रहे हैं हम, ठीक है, तो लाइक और शेयर करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई लोग। ठीक, बराबर है ना? मुझे ऐसे ही लग रहा है। सी इज राइट आंसर बोल रहे हैं। सी इज राइट आंसर बोल रहे हैं। ओके, कोई ए बोल रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहे हैं। वीक एसिड वीक बेस बोल रहे हैं। कोई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहे हैं। देख लेते इसका आंसर क्या है। देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको सभी को समझाया था, है ना? समझाया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो न्यूट्रल साल्ट बनता है। माने कि उस प्रोसेस को बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे जी? न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से ये भी, माने कि वीक एसिड वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो तो आपके न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी। वहां पे आपका न्यूट्रल साल्ट बनेगा अलोंग विद द वाटर, और साथ में क्या बनेगा? आपका पानी बनने वाला है। पर अगर मैं बात करूं इन दो केसेस की, तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना? जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो H+ की मात्रा ज्यादा रहेगी और OH नेगेटिव मात्रा कम रहेगी। बराबर है? अब जिसकी मात्रा ज्यादा है ना, तो यहां पे जो क्षार बनेगा, जो सॉल्ट या नमक बनेगा, वो भी कैसे रहेगा? जिसकी मात्रा ज्यादा है वो बनेगा। माने कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, माने कि H+ की मात्रा ज्यादा है, तो सॉल्ट में H+ की मात्रा रहेगी, माने कि वो एसिडिक रहने वाला है। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहा है, माने कि OH नेगेटिव आयन ज्यादा है।
OH नेगेटिव आयन ज्यादा है तो यहां पे आ गया, देखो बेस आ गया। क्या आ गया? बेस आ गया। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, दीपा तिवारी जी बोल रहे हैं डी ऑप्शन वाले तो और महान है ना, मोर देन वन अप अबाउट। ठीक है, देखिए ये होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और कार्बोनिक आम्ल एसिड जो होता है ये आपका वीक एसिड है। ये कैसा है? वीक एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद आपको यहां पे मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट और पानी मिल रहा है। माने कि सोडियम कार्बोनेट जो मिल रहा है आपको मिल रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से। ठीक है, कैसे रहेगा? वीक एसिड से मिल रहा है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? अभी सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे जल्दी से। जिन जिन लोगों का गलत हुआ था सभी लोग एक बार फिर से कमेंट करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जा रहे हैं एसिड और बेस के ऊपर। एसिड और बेस के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा है लगभग। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जी। अभी सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रकार का सॉल्ट है, तो कौन से प्रकार का सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। 1500 के ऊपर बच्चे लाइव हो चुके हैं और लाइक कम हुए भाई। जो भी लाइव बच्चा आया है, नया बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, उन सभी से विनंती है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि और बच्चे जुड़े। ठीक है, बच्चे जुड़े तो हमारी डेवलपमेंट होगा, बच्चों को भी अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा, है ना जी? बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इन सभी को लगभग आपको पढ़ लेना है और ये वीक एसिड को भी पढ़ लेना है, क्यों? ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। अगर पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है तो वो है आपका HCl। कौन सा है? HCl। और स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट एसिड अगर पूछा जाए वो है आपका ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा है जी? ऑक्सैलिक एसिड। कोई बता सकता है ये ऑक्सैलिक एसिड हमने कहां पढ़ा था? कोई बता सकता है कि ये ऑक्सैलिक एसिड कहां पे पढ़ा था हमने? पवन कुमार जी बोल रहे हैं सर अभी 1500 तो हो गए रे, बोल दीजिए जी। हमने 2000 का टारगेट रखा था पवन जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होते हैं आपके टोमेटो में, माने कि टमाटर में होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है जी। एक और बात बताना चाहूंगा आपको, एक और बात बताना चाहूंगा, ये वाली, अगर बेसिस के बारे में पूछा जाए स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है सबसे बढ़िया, तो वो है लिथियम हाइड्रोक्साइड और सेकंड नंबर पे आता सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चार आपको याद करने हैं, पहले चार ये और पहले चार वीक एसिड। ये सबसे वीक एसिड अगर पूछा जाए तो वो रहता है आपका अमोनियम। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैं जो यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, हाँ सर, तो सबसे वीक बेस कौन सा है? ठीक है, तो वो रहेगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा रहेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और सबसे स्ट्रॉन्ग अगर बोला जाए तो वो रहता है आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा रहेगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। ये सभी को समझ में आ गया है? सभी को समझ में आ गया है जी? बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, उसी के साथ साथ यहां पे एक वर्ड आया है लिथियम। इस लिथियम के बारे में कोई बता सकता है ये क्या है? ये लिथियम जो है एक मेटल है। ये क्या है? एक मेटल माने की धातु है जो कि आजकल के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां आ रही है ना, व्हीकल आ रही है ना, उनकी बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है लिथियम को। किसको? लिथियम को। इसीलिए इसे व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है जी हां, लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। बहुत बढ़िया जी। मोबाइल की बैटरी, कौन सी भी बैटरी रहती है वहां पे आजकल लिथियम का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है ना जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है? विद्युत चालकता के बारे में पूछा गया है, माने कि
कंडक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सभी लोग उत्तर देंगे, सभी लोग उत्तर करेंगे। ठीक है, पर कंडक्टिविटी होती क्या है? सभी को पता है R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A होता है। ये है आपकी रेजिस्टिविटी। ये क्या है जी? रेजिस्टिविटी होती है। अगर मैं कहूं रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? RA डिवाइड बाय L आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की इकाई क्या आएगी बताइए? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर यह बताया था कि सर इकाई के ऊपर भी एक थ्योरी लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे उसके हिसाब से आपको इकाई भी बता दे जाऊंगा। ठीक है, तो इकाई क्या रहेगी? ये रहेगी रेजिस्टेंस की ओहम हो गई। एरिया गिनते हम मीटर स्क्वायर में और लेंथ गिनते हैं मीटर में। यहां से एक एक मीटर कैंसिल हो गया, माने कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो है आपका ओहम मीटर। क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ओहम मीटर। ये यूनिट हो गया आपका रेजिस्टिविटी का। और कंडक्टिविटी की इकाई क्या रहेगी फिर? कंडक्टिविटी जो होती है वो 1 डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी होती है ना। तो इसी का यूनिट क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय ओहम मीटर। माने कि इसे ही मैं इस तरह से लिख सकता हूं ओहम मीटर। तो इस तरह से हो गया मीटर इनवर्स एंड ओहम इनवर्स, या इसे ही इस तरह से लिखा जाता है। सभी लोग ध्यान देंगे, इसे बोला जाता है ओहम का उल्टा और मीटर इनवर्स। माने कि ये आ गया आपका एक नया यूनिट आपको बताने वाला हूं आज। एक नया यूनिट, एक नई इकाई बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। हाँ, सभी लोग फिर से एक बार ध्यान देंगे। ओहम मीटर माने कि इसे मैं ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स लिख सकता हूं, बराबर है। माने कि इसको मैं उल्टा कर दूंगा, इस तरह से है ना, तो इसे मैं इस तरह से लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका मो। इसे बोला जाता है MHO, मो मीटर इनवर्स। माने कि ये हो जाएगा मो पर मीटर। ये यूनिट रहेगा आपका कंडक्टिविटी का। है ना? गजब का है कि नहीं? गजब का है, बहुत बढ़िया। तो सभी को ये यूनिट, ये इकाई भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसे कैसे पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा कुछ इस तरह से। इसे पढ़ा जाएगा कुछ इस तरह से, मो पर मीटर। ये है आपका कंडक्टिविटी का यूनिट जी। बहुत बढ़िया, ठीक है, सबको समझ में आ गया है। इसका आंसर सभी ने दे दिया है, बहुत बढ़िया। रजत, रजत माने जिसे हम बोलेंगे सिल्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? सिल्वर बोलेंगे। ये सभी का आंसर रहेगा। क्लियर है? किन किन लोगों को समझ में आ गया है जो मैंने अभी यहां पे इकाई के बारे में पढ़ाया है? एक बार हाथ ऊपर करके मुझे बता देंगे प्लीज सभी लोग। जी हाँ, हमें सर समझ में आ गया है जी। इकाई के बारे में जो अभी आपको मैंने बोला है समझ में आ गया है? एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे जी। बहुत बढ़िया जी। मोह पर मीटर, मोह पर मीटर, ठीक है जी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये देखिए, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद उसके बाद एक और बात बतानी है आपकी, ठीक है। एक और बात कहा गया, वो अलॉय भी नहीं, हाँ, ये नाइक्रोम वायर, ये नाइक्रोम को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक प्रकार का अलॉय है, नाइक्रोम, है ना। और ये नाइक्रोम किससे बना होता है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें निकेल, क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज और फेरस माने कि आयरन, ये धातु होते हैं नाइक्रोम में। और नाइक्रोम किस में इस्तेमाल किया जाता है? जो आपके इलेक्ट्रिक हीटर बनते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर है। मुझे लगता है किसी के घर में अगर पानी को गर्म करने वाली अगर वो हीटर होगी तो वो बना होता है आपके नाइक्रोम वायर से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पे आप इस्त्री करते हो कपड़ों को, वो भी उसमें भी क्या रहेगा? आपका नाइक्रोम का वायर रहेगा, ठीक है। ठीक है जी जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट और आपको ध्यान में रखना है कि डायमंड, डायमंड माने हीरा, हीरा एक इंसुलेटर है, माने कि रोधक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर ग्राफाइट के बारे में पूछा जाए, ग्राफाइट, तो ये सुचालक है। कैसे है? सुचालक है, मतलब ये कंडक्टर है। ये कैसे है? कंडक्ट करता है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ, आप बोलोगे सर ये पानी की
कैन कहां से आ गई? ये पानी, ये साधारण पानी नहीं है ये साधारण पानी नहीं है, डिस्टिल वाटर है। ये कैसा है? डिस्टिल माने कि शुद्ध पानी है। ठीक है, तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये ऑप्शन नंबर ए ये कंडक्टर है, ऑप्शन नंबर बी ये इंसुलेटर है, ऑप्शन नंबर सी ये सेमी कंडक्टर है, ऑप्शन नंबर डी मोर देन अबाउ, मोर देन अबाउ, और ऑप्शन नी आपको पता है नन ऑफ अबाउ। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ये डिस्टिल वाटर माने कि जिसे हम शुद्ध पानी बोलते हैं, शुद्ध पानी बोलेंगे जिसमें कि मिनरल्स कितने हैं जी? मिनरल्स कितने रहेंगे इसमें? 0 है। मिनरल्स कितने हैं? 0 है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको H2O मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ओके, मैक्सिमम वो लोग बोल रहे हैं बी और कुछ लोग बोल रहे हैं कंडक्टर। देखते हैं क्या रहता है इसका आंसर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ठीक है, ये इंसुलेटर होता है, ये इंसुलेटर होता है। अगर पानी में अशुद्धि रहे, अगर पानी में अशुद्धि रहे तो वो बन जाता है कंडक्टर। वो क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। 1700 के पार बच्चे आ गए। ठीक है, तो आप सभी के वजह से, जिस तरह से आप लाइक कर रहे हो, लाइक भी कर दो। ठीक है, लाइक और शेयर भी कर देना है जल्दी से। क्वेश्चन पसंद आए तो हाँ। अब इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। देखते हैं किन किन लोगों का ध्यान था आज के क्लास में। जो लेट जुड़े हैं शायद उनको यह क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जो स्टार्टिंग से है उनको यह क्वेश्चन आना ही चाहिए। सत्य उभयचर कौन सा नहीं है? सत्य उभयचर कौन नहीं है? ट्रू एम्फीबियन कौन सा नहीं है? जी बहुत बढ़िया। मुझे पता था जिन लोगों ने गलत आंसर दिया ना, मैं 101% बोल रहा हूं कि वो लेट आए थे, आज लेट आए थे। और जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उन सभी का वेलकम एंड कांग्रेचुलेशन। उन सभी का आंसर रहेगा टॉर्टोइज। क्या रहेगा? टॉर्टोइज। आपको बताना चाहूंगा कि ये तीनों के तीनों ये एम्फीबियंस है। ये क्या है? एम्फीबियंस होते हैं। और इनकी एक विशेषता कौन सी होती है कि ये अपने फेफड़ों से, ये अपनी फेफड़ों से प्लस त्वचा से भी सांस ले सकते हैं भाई साहब। ये एम्फीबियंस की प्रॉपर्टी होती है। अभी समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। ये देखिए एम्फीबियंस जो है अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं ना, और आंखें, इनकी पलकें भी होती है, और लंग्स और स्किन से वो सांस ले सकते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट कौन सी है कि इनमें 3 चेंबर हार्ट होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एम्फीबियंस में 3 चेंबर हार्ट होता है। ये तो शायद सभी को पता हो गया है ना जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन रेप्टाइल के बारे में तो हमने पढ़ा है। ठीक है, क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, सभी को पता है, जिसमें कि 4 चेंबर हार्ट होता है। कितना चेंबर हार्ट होता है? 4 चेंबर। बाकी सभी में इसमें 3 चेंबर वाले हार्ट रहेंगे, 3 चेंबर वाले हार्ट रहने वाले। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए। वॉशिंग मशीन जिसके घर में है उन सभी को इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन? जल्दी से कमेंट करेंगे, आंसर देंगे। और सभी लोग आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन माने कि अपकेंद्रण बोला जाता है। ये डायलिसिस कहां पे किया जाता है, कोई बता सकता है? ये डायलिसिस माने क्या होता है? डायलिसिस माने हमारी किडनी अगर फेल हो जाए ना भाई साहब, ये फेल हो जाए तो ब्लड की जो अशुद्धि है वो अशुद्धि निकालने के लिए एक मशीन यूज की जाती है।
उस मशीन के द्वारा उसकी अशुद्धि निकली जाती है, उसे बुलाते हैं हम डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। इस तरह से पूछा जाता है डायलिसिस किससे संबंधित है, डायलिसिस किससे संबंधित है, तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा किडनी। क्या रहने वाली है? किडनी। क्लियर है? जी हां, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रहे सेंट्रिफ्यूगेशन के एग्जाम्पल। कभी कभार कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड घूमने जा रहे, पति पत्नी घूमने जा रहे, और पति एकदम जोश में आ गए और गाड़ी चला चला टर्निंग आ गई और ऐसे गाड़ी घुमाए कि इधर बैठी हुई पत्नी गिर जाए। ठीक है, ऐसा होता है ना। वो क्यों गिर गए जी? वो गिर गए आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। और ये फोर्स हमेशा जो है आपके सेंटर से बाहर की तरफ ऐड करता है, बाहर की तरफ ऐड करता है। और अंदर की तरफ कौन ऐड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐड करता है। ये क्लियर है सभी को? जी बहुत बढ़िया। सांप का भी दिल हो जी, क्यों नहीं होता है? सांप का भी दिल होता है। आप नाग और नागिन की मूवी देखे नहीं हो क्या? कितना प्यार होता है उनमें। अगर गलती से नाग मर जाए किसी इंसान के हाथ में, तो जब तक उसे मारेंगे नहीं ना, तब तक वो नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ता है भाई साहब। जनरली आपने इसको देखा होगा, नाम क्या है उस हीरोइन का? जितेंद्र हीरो रहते थे, और हीरोइन का नाम कोई बता सकता है? हीरोइन कौन कौन रहती थी? मुझे याद नहीं आ रहा है, हीरोइन के नाम याद नहीं रखते हैं। कोई बता सकता है उस हीरोइन का नाम? नागिन वाली मूवी, ठीक है, नागिन वाली मूवी, जानी दुश्मन। हाँ, जानी दुश्मन भी होगा। और उस हीरोइन का नाम क्या है? श्रीदेवी। जी हाँ, श्रीदेवी। और जितेंद्र के बहुत सारे मूवी निकली है जहां पे जो श्रीदेवी है वो नागिन बने हैं, है ना। और हमारे ओमपुरी साहब जी है वो बीन बजाए करते थे, बीन बजाए करते थे, है ना जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आप सबकी डिमांड से, ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा करने वाला नहीं था, पर आप सबकी डिमांड से, कल मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हार्ट का पोर्शन करवा दो, क्योंकि हार्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए, है ना। तो हार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। और जो जो मैं बताऊंगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो हार्ट को शुरुआत करते हैं। ठीक है, हार्ट जो है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है। कैसा है जी? पंपिंग ऑर्गन है, जिसका अगर पावर पूछा जाए, सभी को पता है जो पंप होता है उसका हार्स पावर में गिना जाता है। और ये हमारा पंपिंग ऑर्गन लगभग 0.5 एचपी का होता है। कितने का होता है? 0.5 एचपी की मोटर है ये। क्लियर है? जी हां। उसके बाद हार्ट के दो भाग होते हैं जनरली। कितने भाग होते हैं? दो। अगर मैं इसे इस तरह से आड़े में काटूं ना, तो ऊपर वाला जो भाग है इसे बोला जाता है एट्रियम। क्या बोला जाता है? एट्रियम बोला जाता है, जिसे हम अलिंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलिंद बोलेंगे। और नीचे वाला पोर्शन जो है इसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, माने कि उसे हम विलय बोलते हैं। ठीक है, निलय, निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए ऊपर वाला पोर्शन एट्रियम, और नीचे वाला हो गया वेंट्रिकल, माने कि निलय हो गया। क्या हो गया है? निलय हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब अगर मैं इसे इस तरह से खड़े में काटूं, खड़े में काटूं, तो इसके चार भाग हो गए। कितने भाग हो गए? चार भाग हो गए। इस तरह से चार भाग हो गए। पहले ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, चार भाग हो गए। तो ये जो भाग है, माने कि ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, इसे बोला जाता है। अब देखिए कैसा होता है, जो आप देख रहे हो इस तरह से, आपका राइट मतलब हार्ट का लेफ्ट होता है। कैसे होता है? लेफ्ट, क्योंकि हार्ट इस तरह से है ना, इस तरह से मैंने निकाल के आपको इस तरह से दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसकी साइड बदल चुकी है, माने कि आपका राइट, ठीक है, दाया, ये हार्ट का बाया होता है। क्लियर है? उसके बाद ये जो पोर्शन है इसे क्या बोला जाता है? कोई बता सकता है? जी बहुत बढ़िया। इस पोर्शन को बोला जाता है आपका लेफ्ट, सॉरी, ये हो गया आपका राइट एट्रियम। ये हो गया आपका राइट एट्रियम, माने कि दाया अलिंद, इसे बोलेंगे हम दाया अलिंद।
और इसको क्या बोलोगे, ये भी तो एट्रियम है, इसे बोलेंगे हम लेफ्ट एट्रियम, माने कि बाया अलिंद। ये सभी को समझ में आ गया है। उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसे बोलते हम वेंट्रिकल, सॉरी ये क्या है, वेंट्रिकल है दोनों भी, तो इसे क्या बोलेंगे, ये कौन से साइड में है, राइट साइड में है, तो क्या बोलेंगे इसे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल, माने कि दाया निलय बोलेंगे, दाया निलय बोलेंगे। और उसी तरह से ये भी निलय ही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, बाया निलय, बाया निलय, माने कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सभी को क्लियर हो गया, ये चार पार्ट सभी को समझ में आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या होता है, ये सबको समझ में आ गया है, ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूं। तो फिर से एक बार अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते, ठीक है। पार्ट सबको समझ में आ गए, ठीक है, पार्ट सबको समझ में आ गए, पार्ट सबको समझ में आ गए, ऐसे मानता हूं। अब देखिए यहां पे खून कहां से कहां पहुंचता है वो देखने वाले हैं। अब इस वाले पार्ट का नाम हमने बोला था लेफ्ट एट्रियम, माने कि बाया अलिंद। यहां पे दो वेन्स आ रही है, दो वेन्स आ रही है, इन दोनों, इन ऊपर वाली वेन्स को बोला जाता है सुपेरियर वेना कावा। क्या बोला जाता है, सुपेरियर वेना कावा बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाएगा, लोअर वेना कावा, लोअर वेना कावा। अब इन दोनों भी, ये बॉडी, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनसे ये खून लेके आ रहे हैं, ठीक है, उनसे ये खून लेके आ रहे हैं। तो ये कौन सा खून रहेगा, ये रहेगा आपका अशुद्ध रक्त रहेगा, ये रहेगा आपका अशुद्ध रक्त, माने कि जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो रहेगा। ये भी क्या रहेगा जी, ये भी क्या रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। पर लोअर वेना कावा आपके बॉडी के जो निचले भाग होते हैं, माने कि यहां से नीचे, ठीक है, उनका ब्लड लेके आएंगी कहां पे जी, आपके बाएं अलिंद में। वो ऊपर वाली जो सुपीरियर वेना कावा है, वो ऊपर वाले भाग से अशुद्ध रक्त लेके आएगी। और दोनों भी रक्त कहां पे जा रहा है, यहां पे जा रहा है। मतलब कहने की बात है कि यहां पे आपका अशुद्ध रक्त आता है। कैसे आता है, अशुद्ध रक्त होता है यहां पे, कौन से, लेफ्ट एट्रियम में, माने कि बाएं अलिंद में। ये सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है। समझ में अगर आया तो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे, ठीक है जी। ओके, ये आया। फिर यहां पे जो अशुद्ध रक्त आया है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ये जाएगा यहां से नीचे की तरफ, माने कि यहां से जाएगा यहां पे। तो ये कौन सा रक्त है आपका, अशुद्ध रक्त है ना, तो यहां पे भी कौन सा रहेगा आपका, अशुद्ध रक्त रहने वाला है, अशुद्ध रक्त रहने वाला है। आपको एक बात समझ में तो यहां पे आ गई है कि ये वाला इतना भाग जो है, ये वाला, ठीक है, जो राइट भाग है, इसका राइट पोर्शन है, इन दोनों भागों में अशुद्ध रक्त होता है। अगर पूछा जाए अशुद्ध रक्त कहां पे मिलते हैं, तो ये दोनों पार्ट जो है उसमें आपको अशुद्ध रक्त मिलता है। यहां तक क्लियर हो गया है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद खून जो है, इसका नाम क्या रहेगा, क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल माने कि बाया निलय, ठीक है, बाएं निलय से। अब देखो यहां से निकली ये फिर से एक आर्टरी, माने कि ये धमनी निकली है ना, तो यहां से एक धमनी निकलती है, ये वाली धमनी दिखाई दे रही है आप सभी को, यहां से धमनी निकलेगी, या सॉरी यहां से धमनी निकलेगी, धमनी निकली। और ये धमनी जो है, ठीक है, इसका नाम है पल्मनरी, इसका नाम है पल्मनरी आर्टेरी, माने कि फुफ्फुसीय धमनी। ये धमनी जो है, ये धमनी जो है अशुद्ध रक्त लेके जा रही है, अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। माने कि कहने का मतलब ये है, पल्मनरी आर्टरी माने कि फुफ्फुसीय धमनी हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, किसकी तरफ, लंग्स की तरफ, आपकी फेफड़ों की तरफ। फिर इन फेफड़ों में खून जाने के बाद शुद्ध रक्त हो जाएगा। कैसे रक्त हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा, उसकी शुद्धिकरण हो जाएगी।
और फिर से ये खून जो है वापस चला आएगा, किस में जाएगा, इस वाले पोर्शन में जाएगा, माने कि यहां पे आ रहा है। और इसको क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम ये राइट रहेगा ना, ये राइट रहेगा, ये राइट वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये लेफ्ट रहेगा, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये भी रहेगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। बाएं दाएं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सभी लोग ध्यान देंगे। ये आपका राइट एट्रियम और ये आपका राइट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट एट्रियम हमारा जो दाया है वो हार्ट का कैसे रहेगा, बाएं रहने वाला है, माने कि यहां पे कौन सा रक्त आ रहा है, यहां पे आपका शुद्ध रक्त आएगा, यहां पे आपका शुद्ध रक्त आएगा। फिर यहां से खून जो है वो निचले वाले और इस पोर्शन में आ जाएंगे, इसे बोलेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। और इस वाले पोर्शन से पूरे शरीर में रक्त पहुंचाया जाता है आपकी एओर्टा की मदद से। कौन से धमनी की मदद से, एओर्टा की मदद से पूरे पूरे शरीर में खून पहुंचाया जाता है। जी लेफ्ट और राइट में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ठीक है जी, बिल्कुल। हाउस पुछ हो गया जी, कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। ये हार्ट का राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। ये लेफ्ट और ये लेफ्ट, ये राइट और राइट रहेगा, क्लियर है जी, जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हाँ क्वेश्चन कर लेते तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये इसका आंसर कोई बताएगा, विच चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध रक्त था, इसमें भी अशुद्ध रक्त था, इसमें शुद्ध रक्त था, इसमें भी शुद्ध रक्त था, बराबर है। तो उसने पूछा है विच चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स पूछा है, फ्रॉम द लंग्स पूछा है। और यहां पे आपके अगर लंग्स हो गए तो यहां से अशुद्ध रक्त गया, ठीक है, अशुद्ध रक्त यहां से गया और यहां पे वापस आने वाला है, तो ये शुद्ध रक्त रहेगा। ये कौन लेके आ रही है, ये लेके आ रही है आपकी पल्मनरी वेन, कौन लेके आ रही है, पल्मनरी वेन। और ये पार्ट कौन सा है हार्ट का, ये लेफ्ट पार्ट है ना, ये लेफ्ट पार्ट है, पर लेफ्ट नाम क्या रहेगा इसका, एट्रियम। क्या नाम रहेगा, लेफ्ट एट्रियम नाम रहेगा। तो लेफ्ट एट्रियम कहां पे दिख रहा है आपको, ये क्लियर आ गया, अभी तो समझ में आ गया है। ये कौन सा रहेगा पार्ट आपका, लेफ्ट एट्रियम, माने कि बी, ठीक है। आंसर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा, क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, विच ब्लड वेसल कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है। अभी अभी हमने देखा ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है, इसके 4 भाग कर देंगे, ठीक है। यहां से लेके जा रही है आपकी लंग्स की तरफ, और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहां से निकलता है एओर्टा। अब अभी को बताया आपने एओर्टा, ये कहां लेके जाएगा, बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाएगा शुद्ध रक्त, क्या रहेगा, शुद्ध रक्त। और इसका नाम क्या रहेगा, ये रहेगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कौन रहेगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कौन रहेगा आपका, लेफ्ट एट्रियम। अब आंसर करेंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग बी 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 बोल रहे हैं, बी बी बोल रहे हैं। हाँ तो ये एओर्टा क्या है, ये एओर्टा क्या है, ये आपकी आर्टेरी है, ये क्या है आपकी आर्टेरी है। और सभी लोगों ने करेक्ट आंसर कर दिया है, धमनी लेके जाती है, क्या लेके जाती है, धमनी लेके जाती है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाँ, विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए। इसका आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से, जी बिल्कुल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे जल्दी से। ओके समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
सभी लोग बोल रहे हैं बी 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 बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं बी बी बी। जी नहीं, सभी लोग गलत हो आप। कोई भी बंदा नहीं है जिसने सही उत्तर किया है। एवी नोड नहीं होता है जी, वो होता है आपका एस ए नोड होता है। ये है आपका उत्तर, एस ए नोड। एस ए नोड ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। सभी का गलत हो गया है, अभी करेक्ट कर रहे हो सभी लोग। ए रहेगा इसका उत्तर। जी हां, अभी सही कर दिया सभी ने। ये देखिए, ये जो आपका राइट एट्रियम है, ठीक है, इस राइट एट्रियम में दो नोड होते हैं। एक होता है आपका एस ए नोड, एक होता है आपका एस ए नोड, और एक होता है आपका एवी नोड। एक होता है आपका एवी नोड, और ये एस ए नोड जो है ये सिग्नल भेजता है आपके एवी नोड को। किसे? एवी नोड को। तभी जाके पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन, माने कि जो पंप कर रहा है आपका हार्ट, ठीक है, लबडब लबडब ऐसा आवाज जो आ रहा है, वो किसके वजह से? वो तो उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? उसे कंट्रोल कर रहा है आपका एस ए नोड। कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? एस ए नोड, ठीक है। रिवीजन बैच के लिए आप हमारे जो टीम है, ठीक है, कॉलिंग टीम, उसको उसे वहां पे आप कॉल कर सकते हो, वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी, ठीक है। हाँ हाँ, ये तो वही है, ठीक है। पर यहां पे एक वर्ड आया है पेसमेकर, ये आपको ध्यान में रखना है। पेसमेकर, जो एसए नोड है हमारा, एसए नोड है, उसे पेसमेकर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेसमेकर बोला जाता है। और यहां पे एक इंफॉर्मेशन भी आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी का हार्ट या एसए नोड काम नहीं कर रहा है, उस टाइम पे हार्ट में बैटरी डाली जाती है, ठीक है, बैटरी। और जो बैटरी होती है वो निकेल कैडमियम से बनी होती है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो डुप्लीकेट, आपने सुना होगा किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे सुना होगा। जी हाँ, आर्टिफिशियल लगाते हैं, और जो बैटरी होती है वो होती है आपकी NaCd, माने कि निकेल कैडमियम से बनी होती है, जिसकी उम्र लगभग 3 से 7 साल तक होती है। ईयर्स यहां तक चलती है वो। क्लियर है सभी को? जी बहुत बढ़िया, जी बिल्कुल, ओके, कर लेंगे, कॉल रिसीव कर लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ये क्लियर हो गया सभी को? जी बिल्कुल। हाँ हाँ, और ये आंख के बारे में देखेंगे, पर आज समय हो गया है। कल सभी को याद से आना है, कल हम आइस के बारे में पढ़ेंगे। कल हम आइस के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट को रिवाइज कर देंगे, और अगर टाइम मिला तो लेंस को भी कवर कर लेंगे कल, ठीक है। लेंस जिसके ऊपर, जी हाँ, ब्रेन के ऊपर भी कर लेंगे, ठीक है। पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए, उसके बाद ब्रेन भी बचा है हमारा, ठीक है, ब्रेन को भी कवर कर लेंगे पक्का, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है, ये सभी के लिए एक होमवर्क है। सभी का कमेंट पढ़ता हूं जी, सभी का कमेंट पढ़ता हूं जी, बिल्कुल। ये सभी के लिए होमवर्क रहेगा। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स, हमारे आंखों में जाने वाला जो लाइट है उसे कौन कंट्रोल करता है, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पर कुछ बच्चे लेट आते हैं, उन सभी को बताना चाहूंगा कि सभी लोग ठीक 2 बजे क्लास को आ जाएंगे, है ना। आज बहुत सारे लोग लेट कनेक्ट हुए थे, इसलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ठीक 2 बजे आ जाना है और हमारा क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल। और उसी तरह से पढ़ाई भी करते रहना है, ठीक है जी। बहुत